माई स्टैंड डेथ एबिलिटी के एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लोग को वही स्कूल बस दिखाई जाती है जिससे कि योगिरी की पूरी क्लास इस वर्ल्ड में आई है। वहाँ पर हम लोग अयाको को देखते हैं। उसके मन ही मन में उसको एक आवाज आने लगती है कि टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। तुम एक एंड्रॉइड हो, हम एआई यूनिट ग्रुप है जिसने तुम्हें जिंदा किया है। तुम एक पर्सनल यूनिट हो। अयाका जो कि मर चुकी थी वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो जिंदा कैसे हो गई। वो अब काफी कंफ्यूज होती है। वो आवाज उसे कहती है कि प्लीज डिसाइड करो कि तुम्हें ह्यूमन इमिटेशन कंटिन्यू रखनी है, लाइफ रेस्ट्रिक्शन को प्रोसीड करना है और अगला एक्शन लेना है। अयाका गुस्से में अपने क्लासमेट्स को कोसने लगती है कि उन लोगों ने उसे मार दिया था। तभी अचानक से एक आवाज आती है जो कि उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेती है, उसके लिमिटर को रिमूव कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हें जल्दी से एक्ट करना होगा। तुम्हें काफी सारे अमाउंट का मटेरियल चाहिए होगा रिकवर करने के लिए। अयाका सामने देखती है तो उसे वही ड्रैगन दिखता है जिसे योगिरी ने मारा था। वो आवाज अब उसे कहती है कि अगर तुम इसे खाओगे तो तुम अच्छे से रिकवर कर जाओगी। ये सुनते अयाका अब जाकर उसे खाने लगती है। अगले सीन में हम लोग असाका को देखते हैं जो कि खाना बना रही होती है, पर उसका खाना इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है जिसे योगिरी भी कंप्लेन करके कह रहा होता है कि ये खाना तो काफी अजीब है। तो अयाका कहती है कि कंप्लेन करना बंद करो, खाना जैसा भी हो उसे एक्सेप्ट करो और कहो कि खाना डिलीशियस है। ये सुनकर अब योगिरी को जबरदस्ती खाना खाना पड़ता है और वो खाना खाकर कहता है कि ये तो डिलीशियस है। वहीं अयाका भी उस खाने को खाती है और उसे भी वो काफी ज्यादा बेकार लगता है। खाना खत्म होने के बाद वो देखती है कि उसे योगिरी को अच्छे से एजुकेशन भी देनी है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिर मैं ये कैसे करूँ, क्या मुझे ये सब कुछ करने के लिए पैसे भी मिल रहे हैं। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं अयाका को जबरदस्ती अब योगिरी को पढ़ाना पड़ता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि रोबोट की तरह बात कर रही होती है और वो ग्रोसरीज लेकर आई है। अयाका उसे देखकर कहती है कि क्या तुम और सामान भी ला सकते हो ग्रोसरीज के अलावा, जैसे कि एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे की नोटबुक और माइक्रोवेव, राइस कुकर और हॉट वाटर डिस्पेंसर और टीवी, गेम्स और एक डॉग भी। ये सुनकर वो लड़की कहती है ठीक है मैं उन्हें ले आऊंगी और अब वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद योगी भी अब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। तो असाका से कहती है कि तुम्हारा काम काफी जल्दी हो गया है, चलो हम लोग थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं। जिसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि सामने का जो व्यू है वो काफी ज्यादा अच्छा है और वो एक तरीके के फार्म में बैठे होते हैं। और अब अगले सीन में असाका यूक्यो के पास जाती है। यूक्यो से कहते हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम एक महीने वहां पर योगिरी के पास रह पाई, तुम काफी अच्छा कर रही हो। तो असाका कहती है नहीं मुझे लगता है कि ऐसा है, हमें और लोगों की जरूरत है। तो यूक्यो कहते हैं नहीं ये इतना आसान नहीं है, जो कोई भी योगिरी के पास आता है वो एक ही रात में मारा जाता है, लेकिन तुम इतने समय से टिकी हुई हो, क्या तुम्हें अपना काम पसंद नहीं है। तो अब असाका गुस्से में कहती है कि ऐसा काम किसको पसंद होगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यूक्यो कहते हैं कि तुमने इतना ज्यादा काम किया है तो इसके लिए तुम्हें काफी सारा पैसा भी मिलेगा, ये लो। असाका ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी जो मंथली सैलरी है वो काफी ज्यादा है। तो यूक्यो कहते हैं कि दुनिया को बचाने के लिए ये तो काफी कम पैसे हैं, वैसे अगर तुम ये जॉब नहीं करना चाहती हो तो तुम बाहर भी जा सकती हो। ये सुनकर असाका कहती कि तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था। तो यूक्यो कहता है कि मुझे पहले लगा था कि तुम मारी जाओगी या फिर तुम तुरंत ही क्विट कर दोगी, तो क्या तुम जॉब को अभी छोड़ना चाहोगी। तो असाका कहती है लेकिन फिर योगी को कौन संभालेगा। तो यूक्यो कहते हैं कि वो जो रोबोट है वो योगी के खाने को बना देगा। ये सुनकर असाका कहती है कि अगर ऐसी बात है तो इतने समय से मैं खाना क्यों बना रही थी, मुझे पहले तो पता ही नहीं था। वो अब कहती कि मुझे थोड़े समय के लिए वेकेशन पर जाने दो। और अब असाका जैसी सोकर उठती है वो देखती है कि वो तो एक अजीब सी जगह पर आ चुकी है। वो याद करती है कि वो तो वेकेशन पर गई थी जहाँ पर उसने काफी सारे खाने को खाया और काफी शॉपिंग करी और फिर वो रात में एक काफी महंगे होटल में रुकी हुई थी। पर अब उसे वो याद नहीं कि वो यहाँ पर अब कैसे आ गई, क्या मुझे यहाँ पर पकड़ के रखा गया है। तभी उसे एक आवाज आती है जो कि असाका से कहती है हाँ तुमने सही समझा, तुम्हें पकड़ के रखा गया है, लेकिन हम लोग तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए रिलैक्स हो जाओ। हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कैलेमिटीज को डिस्टर्ब करते हैं और उन्हें सील कर देते हैं जिससे कि दुनिया का डिस्ट्रक्शन ना हो। हम बस तुमसे थोड़ी बात करना चाहते हैं। अगले सीन में हम लोग योगिरी को देखते हैं जो कि रोबोट से आकर पूछते हैं कि असाका कहाँ पर है, जिस पर वो रोबोट बताती है कि असाका वेकेशन पर गई है। ये सुनकर योगी अब अपने डॉगी के साथ जाकर खेलता है और सोच रहा होता है कि असाका वापस कब आएगी। वो अब काफी अकेला फील कर रहा होता है और कहता है कि मैं जाकर असाका को ढूंढ कर आता हूँ। जिसके बाद वो रोबोट से आकर पूछता है कि असाका वेकेशन पर कहाँ पर गई है, जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता, शायद रिसर्चर्स को पता होगा कि वो कहाँ पर गई है। तो योगिरी कहते हैं ठीक है मुझे वहाँ पर लेके जाओ। तो वो रोबोट से वहाँ पर ले आती है और कहती है कि यहाँ पर एक डोर है और उसी के पीछे साइंटिस्ट है, लेकिन हम गेट को अंदर से ओपन नहीं कर सकते हैं, उसे कंट्रोल रूम से मैनेज किया जाता है। ये सुनकर योगिरी अब सीसीटीवी के जरिए उन साइंटिस्ट से कहते हैं कि मुझे इस जगह से बाहर निकलना है, तो जल्दी से दरवाजा खोलो। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और अब यूक्यो भी वहाँ पर दौड़ दौड़ कर आता है और देखता है कि सभी साइंटिस्ट तो मरे हुए हैं। एक बंदा बताते है कि एक लड़की साइंटिस्ट अल्फा ओमेगा को बाहर निकाल रही है और जो भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं वो अल्फा ओमेगा उन्हें मार देता है। हम लोग अब योगिरी को देखते हैं जो कि उस लड़की साइंटिस्ट से कह रहा होता है कि दरवाजा खोलो, और अब क्योंकि वो साइंटिस्ट भी काफी घबराई होती है तो वो दरवाजे को खोल रही होती है। ये देखकर यूक्यो समझ जाते हैं कि अगर योगिरी डायरेक्टली किसी को भी ना देखे तो भी वो उसे मार सकता है। वो अब एक गार्ड से कहते हैं कि इस लड़की साइंटिस्ट को गोली मार के मार दो। तब वो गार्ड भी उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी योगिरी उस गार्ड को ही मार देता है। ये देखकर यूक्यो समझ जाते हैं कि वो मुसीबत में है। तभी हम लोग देखते हैं योगिरी वहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि असाका कहाँ पर है और वो कब वापस आएगी। तो यूक्यो कहता है कि वो वापस कभी नहीं आएगी क्योंकि एक एजेंसी उसे अपने साथ ले गई है। वो सुनकर योगिरी कहते हैं कि क्या तुम उसकी मदद करने के लिए नहीं जाओगे। तो यूक्यो कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन असाका को लेकर गई है उस ऑर्गेनाइजेशन की रीच ग्लोबल है, तो उनके खिलाफ हम लोग पावरलेस हैं। तो योगिरी कहते हैं ठीक है मैं जाकर असाका की मदद करता हूँ और असाका को बताना मत कि
अभी अभी मैंने यहाँ पर क्या क्या किया। अगले सीन में हम लोग योगिरी को देखते हैं जो कि काफी सारे गार्ड्स को मारने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुस जाता है। वह पूछता है कि असाका कहाँ पर है, जहाँ पर सीसीटीवी में अब उसे कुछ लोग देख रहे होते हैं। एक लड़की कहती है कि थर्ड क्लास के सोल्जर्स भी योगिरी के सामने नहीं टिक पा रहे हैं। इसकी पावर तो काफी खतरनाक है, इसका मतलब इससे पहले कि वो हमें देखे उसे हमें मारना होगा। हम लोग अब 3 अलग अलग पावरफुल लोग को देखते हैं जो कि योगिरी को मारने के लिए आ जाते हैं। वो लोग छिपे हुए होते हैं और योगिरी को मारने के लिए आने वाले होते हैं, लेकिन योगिरी की पावर अब उन्हें ही मार देती है। वहीं हम लोग अब असाका को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि मुझे किसी नॉर्मल जगह पर ही काम करना चाहिए था, योगिरी कैसे कर रहा होगा। तभी अचानक से गेट में से एक लड़की अंदर आती है और उसकी तरफ गन पॉइंट करती है। असाका उसे देखकर डर जाती है और उसे कुछ कुछ कहने लगती है, जिस पर वो लड़की अब उसे कहती है चुप हो जाओ। तभी योगिरी वहाँ पर आता है और कहते हैं असाका मैं तुम्हें ढूंढ लिया। यह सुनकर वो लड़की योगिरी से कहती है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं असाका को मार दूंगी। तभी योगिरी अपनी पावर को यूज करके उस लड़की को मार देता है। ये देखकर असाका शौक होती है और सोचती है कि ये क्या हुआ। तभी योगिरी उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है और कहते हैं चलो घर चलते हैं। असाका ही मान जाते हैं और वो लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि बाहर तो काफी सारे लोगों को योगिरी ने मार रखा है। ये देखकर योगिरी थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि कहीं असाका उसके बाद में बुरा ना सोचने लग जाए, लेकिन असाका उसके हाथ को अच्छे से पकड़कर उसकी तरफ स्माइल करती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अब घर वापस आते हैं जहाँ पर योगिरी अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है। असाका अब यूकियो से कहती है कि अब क्या होगा। तो यूकियो कहते हैं कि योगिरी का तो हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं, उसे पनिशमेंट भी नहीं दी जा सकती है और हम लोग तुम्हें भी इस जॉब को क्विट नहीं करने दे सकते हैं। इस बार हम लोग ध्यान रखेंगे, इस बार तुम्हारे साथ हम लोग गार्ड्स को रखेंगे। तो फिर क्या तुम इस जॉब को कंटिन्यू करोगी। तो असाका कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं इस जॉब को हमेशा के लिए कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन लगता नहीं है कि मुझे अभी क्विट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग योगिरी को ऐसे छोड़ देंगे तो चीजें और ज्यादा बुरी हो सकती है। इसलिए मुझसे जो कुछ हो सके मैं योगिरी के लिए करना चाहती हूँ। अभी भी कुछ चीजें हैं जो कि मुझे योगिरी को सिखानी है जिससे कि वो खुश हो सके। ये सुनकर यूकियो काफी हैरान होता है। तभी योगिरी असाका को अपने पास खेलने के लिए बुलाता है तो असाका भी उसके साथ खेलने के लिए जाती है। तभी उसे याद आता है कि वो तो अपना बैग उसी होटल में छोड़ा ही है जिसके अंदर उसके काफी सारे पैसे थे। ये देखकर योगिरी हंसने लगता है। जिसके बाद अब सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पर योगिरी सो रहा होता है। वहीं पर टोमोचिका उसे देख रही थी और थोड़ी सी शर्मा रही होती है। तभी मोको मोको टोमोचिका के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें योगिरी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी चाहिए। योगिरी थोड़ा हैंडसम तो है और वो तुम्हारी ब्लड लाइन को कंटिन्यू रख सकता है। ये सुनकर टोमोचिका काफी शर्माने लगती है और उसे कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो। ऐसी बात नहीं है कि मुझे योगिरी पसंद नहीं है, लेकिन ये तो योगिरी की चॉइस है ना कि वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तभी हम लोग देखते हैं योगिरी उठ जाता है तो टोमोचिका मोको मोको से कहती है कि हमने जो कुछ भी बात करी उसके बारे में योगिरी को मत बताना। तभी टोमोचिका योगिरी को बताती है कि हम लोग रॉयल कैपिटल के सामने आ गए हैं, अब हम लोग को क्या करना चाहिए। तभी मोको मोको कहती है कि लगता है कि हम लोग को किसी ने घेर रखा है। वो लोग भी अब देखते हैं कि काफी सारे लोगों ने उनको चारों तरफ से घेर रखा है। उनका लीडर अब सामने आता है और उन लोगों से कहते हैं कि क्या तुम लोग बाहर आ सकते हो। वो सुनकर टोमोचिका योगिरी से कहती है कि मैं दुआ करती हूँ कि वो लोग हमें अरेस्ट करने ना आए हो। तो योगिरी कहते हैं कि अगर वो लोग ऐसे करेंगे तो मैं उनसे लड़ना शुरू कर दूंगा। जिसके बाद वो लोग बाहर आते हैं जहाँ पर वो बंदा अपना नाम बताता है, उसका नाम होता है टोर्क्यूस। वो साउथ सेंट्रल गेट का लीड सिक्योरिटी गार्ड है। वो उनसे कहते हैं कि जो व्हीकल तुम्हारे पास है लगता है कि वो इमोर्टल कॉप्स का है। तो योगिरी कहते हैं कि हम लोग इमोर्टल कॉप्स से तो नहीं है, लेकिन ये व्हीकल हमें हानाबुसा के मेयर ने दिया है जिसका नाम रियोटा है। इस बात पर टोर्क्यूस बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है। तो योगिरी से कहते हैं कि हम शियोन द सेज के सेज कैंडिडेट हैं, हम इतनी दूर एक ट्रायल करने आए हैं। तो टोर्क्यूस कहते हैं कि अगर तुम लोग सेज कैंडिडेट हो तो क्या मैं तुम्हारे गिफ्ट्स यानी तुम्हारी पावर को अप्रेस कर सकता हूँ। तो योगिरी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद टोमोचिका योगिरी से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक रहेगा। तो योगिरी कहते हैं हाँ, सेलेस्टिना पर भरोसा रखते हैं। जिसके बाद अब एक बंदा आकर उन लोग की पावर को अप्रेस करता है और फिर वो रिजल्ट को टोर्क्यूस को बता देता है। वो सुनकर टोर्क्यूस अब उन लोगों से कहते हैं ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि तुम लोग सेज कैंडिडेट हो, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर योगिरी उससे वो नेकलेस दिखाता है जो कि रिक ने उसे दिया था और कहता है कि कैसे काम चल जाएगा। उस नेकलेस को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो भाव करने लगते हैं। उसे देखकर टोमोचिका हैरान होती है और कहती है कि ये क्या है। तो योगिरी कहता है कि ये नेकलेस मुझे रिक ने दिया था और कहा था कि अगर रॉयल कैपिटल में हम लोग फंस जाए तो बस इसे दिखा देना। उसने तुम्हारे लिए भी एक नेकलेस दिया था, ये लो। उस नेकलेस को देखकर टोमोचिका कहती है कि ये क्या है। तो टोर्क्यूस बताते हैं कि एक एमुलेट है जिसके ऊपर रॉयल फैमिली का क्रेस्ट एनग्रेव्ड है। ये सुनकर योगिरी कहते हैं कि क्या इसका मतलब अब हम लोग अंदर जा सकते हैं। तो टोर्क्यूस कहते हैं हाँ बिल्कुल। जिसके बाद एक बंदा वहाँ पर आता है जिसका नाम डेविड होता है। वो कहते हैं कि अगर इनके पास ये एमुलेट है तो इसका दो मतलब है, पहला कि ये रिचर्ड के जानकार है और दूसरा कि ये डिवाइन किंग के नाइट है, पर लो तो इनके लिए भी बराबर है। वो सुनकर टोर्क्यूस उसे कहते हैं कि इतना रूड मत बनो। तो डेविड उसे कहता है कि रॉयल फैमिली में मैं सबसे यंगेस्ट हूँ, रिचर्ड को भाव देने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। वो योगिरी और टोमोचिका से कहते हैं कि अगर तुम लोग डिवाइन किंग के नाइट हो तो मुझे वो होली स्वॉर्ड दिखाओ जो कि तुम लोग को स्वॉर्ड मास्टर से मिली है। ये सुनकर योगिरी समझ जाता है कि रिक ही रिचर्ड है। वो अब डेविड से कहते हैं कि शायद से वो होली स्वॉर्ड रिक के पास है। ये सुनकर डेविड कहते हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो, रिचर्ड स्वॉर्ड मास्टर बन गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मुझे प्रूफ चाहिए। अगर तुम लोग डिवाइन किंग के नाइट हो तो मेरे से तलवारबाजी करो। ये सुनकर टोर्क्यूस डेविड से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो डेविड कहते हैं कि ये लोग डिवाइन किंग के नाइट है तो मुझे हराने में तो कोई दिक्कत होगी भी नहीं, क्योंकि वैसे भी मुझे तलवारबाजी की इतनी स्किल्स आती भी नहीं है। वो उनसे कहते हैं क्या तुम लड़ोगे। ये सुनकर टोमोचिका कहती है कि हम लोग को यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो मोको मोको कहते हैं नहीं, आपको इससे
इससे लड़ना चाहिए। ये सुनकर टोमोचिका कहती है कि मैं इससे कैसे लड़ूंगी, जिस पर मोको कहती है चिंता मत करो, डेविड इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। वहीं योगिरी भी टोमोचिका से कहता है हाँ तुम्हें लड़ना चाहिए, अगर चीजें खराब हो जाएगी तो मैं संभाल लूंगा। तब टोमोचिका मान जाती है और अब वो डेविड से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। टोमोचिका के खड़े रहने के तरीके को देखकर योगिरी कहते हैं कि ये स्टाइल तो काफी डिफरेंट है। तो मोको कहती हाँ इससे टोमोचिका अपने दुश्मन को मिसलीड करके अनएक्सपेक्टेड मोमेंट कर पाएगी। हम लोग अब देखते हैं टोमोचिका धीरे धीरे अपने नाइफ को हिला रही होती है और साथ में वो अपने पैरों का यूज करके धीरे धीरे आगे आ रही होती है। और क्योंकि दुश्मन का ध्यान नाइफ के ऊपर है, वो पता नहीं लगा पाएगा कि टोमोचिका आगे आ रही है। इससे जो अपोनेंट है वो धोखे में आ जाएगा। टोमोचिका जैसे थोड़ा सा आगे आती है, वो नाइफ को डेविड की तरफ फेंक देती है और अब वो काफी तेजी से डेविड के पीछे आकर उसके एक्सकैलिबर के ऊपर हमला कर देती है और इससे वो जीत जाती है। यह अटैक देखकर तो योगिरी भी हैरान हो जाता है और कहते हैं कि ये क्या था। वहीं अब टोमोचिका जीत जाती है, जिसे देखकर सभी गार्ड्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये फाइट तो काफी इंटरेस्टिंग थी। वहीं योगिरी देखता है कि डेविड तो काफी ज्यादा दर्द में लग रहा है। वो सुनकर टोमोचिका कहती है लेकिन मैंने इतनी जोर से उसे नहीं मारा। जिसके बाद अब योगिरी एक दीवार के पास आता है और देखता है कि उसके ऊपर एक स्पेल लगी हुई है। तो डेविड वहां पर आता है और बताता है कि इन दीवार के ऊपर स्पेल लगी हुई है। इन कैसल की दीवारों को हाई विजर्ड उग्लेशिया ने एंशिएंट टाइम में बनाया था और ये दीवारें कोई भी अटैक को सहन कर सकती है। ये सुनकर योगिरी को याद आता है उग्लेशिया के बारे में। वो मन में याद करता है कि उसने तो उसे मार दिया था। डेविड वहीं पर हैरान होकर योगिरी से कहता है क्या तुम उग्लेशिया को जानते हो, जिस पर योगिरी कहता है हाँ। तभी टोमोचिका वहां पर आती है और डेविड से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो डेविड उसे कहते हैं कि अगर तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो तो मैं सोच रहा था कि रॉयल कैपिटल में मैं तुम्हें गाइड करूं। और अब अगली सीन में वो उनके साथ उन्हें रॉयल कैपिटल का गाइड देने के लिए आ जाता है और कहते हैं कि मैं काफी कमाल का, तो तुम लोग के ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा। वहीं टोमोचिका कहती है कि मैं ये नोटिस कर पा रही हूँ कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं। तो डेविड उसे बताते हैं कि ये लोग एक्सप्लोरर्स हैं और ये वो वॉरियर्स हैं जो कि अंडरवर्ल्ड को चैलेंज करेंगे। तो टोमोचिका पूछती है कि अंडरवर्ल्ड क्या होता है। तो डेविड बताता है कि रॉयल कैपिटल के नीचे एक डार्क गोड को सील कर रखा है और उसके जो सिपाही है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो टोमोचिका कहती है कि मुझे लगा जो कैनियन में डार्क गोड है वही सिर्फ एक डार्क गोड है, इतने सारे डार्क गोड है क्या। तो डेविड कहते हैं कि उसके बारे में मुझे नहीं पता है, तुम लोग डिवाइन किंग के नाइट हो तो मुझसे ज्यादा तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो अब योगिरी उससे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर आ गए, अब हम लोग को यहाँ से सीधा सीधा जाना है, तुम्हें अब हमें गाइड देने की जरूरत नहीं है। बस उनका डेविड कहता है ठीक है फिर। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। वह टोमोचिका योगिरी से कहती है कि तुमने उसे क्यों भेज दिया, वो तो हमारी इतनी मदद कर रहा था। तो योगिरी उसे कहता है कि यहाँ से आगे चलने के बाद हम लोग काफी जल्द अपने क्लासमेट से मिलने वाले हैं, इसलिए हम लोग डेविड को अपने साथ नहीं रख सकते हैं। वहीं पर टोमोचिका कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे हम लोग को एक बहाना तैयार रखना होगा अपने क्लासमेट्स को बताने के लिए कि हम लोग बस से एस्केप कैसे करें। तो योगिरी कहता है हाँ वो तो है, लेकिन पहले तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम उन्हें माफ करोगी या फिर नहीं। ये सुनकर टोमोचिका थोड़ी सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो लोग अब कैसल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उनके सभी क्लासमेट्स बैठे होते हैं। वो लोग भी अब जाकर सीट पर बैठ जाते हैं। तो अब यहाँ पर किंग आते हैं और कहते हैं कि मैंने सेज सब कुछ सुन लिया है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम सभी लोग इतनी दूर से आए हो, तुम सभी लोग सेज कैंडिडेट्स हो, तो तुम लोग यहाँ जरूर किसी सेकंड मिशन के लिए आए होगे। और मिशन है किंग अब कुछ बोलने वाले होते हैं, लेकिन तभी एक स्टूडेंट खड़ा होता है और किंग से कहते हैं कि तुम हमें नीचा दिखा रहे हो, हम तुम्हारी प्रजा नहीं है समझे। हमें पता चलता है कि इस बच्चे का नाम है शिन्या उशियो। किंग उसकी बातें सुनने के बाद हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये पहली बार है कि किसी ने मुझे एटीट्यूड दिखाया है। ऐसा बोलने के बाद वो शिन्या के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देते हैं। शिन्या भी अपनी पावर को यूज करके उसे रोकने वाला होता है, पर किंग थोड़े तेज होते हैं, वो शिन्या की उंगलियों को काट देते हैं। इस वजह से शिन्या दर्द में अब काफी चिल्लाने लगता है। तभी अब उसके बाकी क्लासमेट्स आकर अब उसे हील करने की कोशिश करते हैं। उन सभी को सुनकर किंग सभी से कहते हैं तुम लोग चुप हो जाओ, सेज बनने के लिए तुम लोग को एक ग्रेट अचीवमेंट पूरी करनी होगी। और इसी के साथ होता है ये एपिसोड यहाँ पे खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।